हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नॉर्सेट 11 के एग्जाम में हार्डली एक महीना बचा हुआ है एंड आई एम श्योर आप सब बहुत जम के पढ़ाई कर रहे होगे। तो ये वो बिल्कुल सही टाइम है जहां पर आप सारी अपडेट्स को रिकॉल करो। तो अगर मैं बोलूं इस साल की जितनी भी अपडेट्स आई उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आई है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, और जो रहने वाली है किस पे, बेसिकली सेप्सिस पे एंड क्यू सोफा स्केल पे। ठीक है, तो ये जो रिसेंट अपडेट आई है वो कहां से है? सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन गाइडलाइंस, जो प्रीवियसली 2021 में आई थी, उसको मॉडिफाई किया गया है अभी क्या 2026 में। तो बेसिकली मैं बोलूं तो अगर कि सेप्सिस की ना ही डेफिनेशन चेंज हुई है ना ही गाइडलाइंस आज तक चेंज हुई है, उसमें और अपडेट्स आई हैं। कुछ पुरानी चीजों को मॉडिफाई किया गया है, कुछ चीजें एड ऑन की गई हैं। तो अगर 2021 में से हम 2026 की तरफ जाए तो मेन हमारा किस चीज पे फोकस रहा है कि अर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना पेशेंट को, प्रोबेबिलिटी बेस्ड हम बोलेंगे एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराएंगे, इंडिविजुअलाइज्ड रिसासिटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको इक्वल लेवल का रिसासिटेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, नहीं, सबका इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए। प्लस अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरीली ट्रीटमेंट, एंड एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलूंगी वो है रिकवरी आफ्टर डिस्चार्ज। बेसिकली डिस्चार्ज तक का साथ नहीं, डिस्चार्ज के बाद भी पेशेंट की केयर प्रोवाइड कराना, क्योंकि पेशेंट जस्ट अभी सेप्सिस से रिकवर होकर घर गया है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड आफ्टर केयर। तो उस चीज पे भी फोकस किया गया है 2026 की गाइडलाइंस में। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेप्सिस के स्क्रीनिंग टूल से। स्क्रीनिंग टूल में बेटा प्रीवियसली क्या होता था कि जो क्यू सोफा है उसको यूज करते थे हम एज अ बेड साइड स्क्रीनिंग टूल, लेकिन जो क्यू सोफा है वो क्या है, रेस्पिरेटरी रेट बताता है, वो ऑल्टर्ड मेंटेशन बताएगा और वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बताता है। तो खाली यही चीज इनफ नहीं है ये कहने के लिए कि भाई पेशेंट को प्रॉपर सेप्सिस है। तो इसीलिए 2026 की जो रिकमेंडेशन आई है उसके अकॉर्डिंग, और सिर्फ सोफा नहीं, न्यूज या फिर न्यूज टू म्यूज या SIRS, इन सारे टूल्स पे फोकस किया गया कि कलेक्टिवली ये सारे टूल्स मिलके बताएंगे कि पेशेंट को सेप्सिस है या नहीं है। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता था कि किसी पेशेंट्स में क्यू सोफा स्कोर आता था 0, लेकिन 0 मतलब तो नो सेप्सिस, बट उस चक्कर में हम रियल में जो सेप्सिस है जिन पेशेंट को, उनको मिस कर देते थे, क्योंकि क्यू सोफा 0 आने के बाद भी ऐसे पेशेंट्स होते थे जिनको सेप्सिस है, तो हम उस पार्ट को मिस कर देते थे। इसीलिए अभी बोला गया है कि सारे ये जितने भी स्केल्स हैं इनको कलेक्टिवली यूज करके हम क्या है बेटर वे में काम कर सकते हैं, ताकि हम अर्ली वार्निंग साइंस को जो है आइडेंटिफाई कर ले एंड पेशेंट को स्क्रीन कर ले। ठीक है, तो इसीलिए ये अब खाली एक अकेला डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, सिंगल स्क्रीनिंग टूल इसको नहीं माना जाएगा। सेकेंड अपडेट आई है एंटीबायोटिक के टाइमिंग्स पे। पहले क्या था कि विद इन 1 आवर ऑफ सेप्सिस एंड शॉक एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, सेप्सिस है, एंटीबायोटिक दे दो 1 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन जो 2026 की गाइडलाइंस आई है उन्होंने 3 हिस्सों में तोड़ा है। सबसे पहली बात तो पेशेंट को अगर है सेप्टिक शॉक, क्या है, अगर पेशेंट को यहां पे है शॉक, सेप्सिस के बाद वो सेप्टिक शॉक में चला गया तो 1 घंटे के अंदर शुरू करनी है एंटीबायोटिक। और अगर पेशेंट को क्या है पॉसिबल सेप्सिस, सिर्फ सेप्सिस है, सेप्टिक शॉक नहीं है, तो उस केस में आप जो है 3 घंटे के अंदर शुरू कर सकते हो। उसके बीच में आपको इन्वेस्टिगेशंस वगैरह का भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, देन क्या है, अगर पेशेंट को हम बोलेंगे कि सेप्सिस नहीं है, अनलाइकली सेप्सिस, तो इन दैट केस वी कैन वेट। उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि देना ही देना है। पेशेंट को क्या है, अनलाइक क्या कहते हैं, लाइकलीहुड ऑफ इन्फेक्शन, दैट मींस कि इन्फेक्शन है लेकिन किसी तरह का शॉक नहीं है, ना सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, ये सारी की सारी चीजें नहीं है, उस केस में हम वेट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज आई है अब किस पे, प्रोकैल्सिटोनिन पे। प्रोकैल्सिटोनिन का पहले रोल क्या था, अनक्लियर था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अभी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बोला गया है कि डू नॉट यूज टू स्टार्ट एंटीबायोटिक्स, मतलब कि प्रोलैक्टिन के बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देनी ही देनी है। ठीक है, क्लिनिकल इवैल्यूएशन भी करनी साथ में जरूरी है, रादर दैन कंप्लीटली रिलाइंग ऑन प्रोलैक्टिन। हाँ, ये मैं बोलूंगी प्रोलैक्टिन को ऐसा नहीं है कि गायब ही कर दिया है। यस, प्रोलैक्टिन को यूज किया जाता है, बट मेजरली उसका यूज इस चीज में होगा कि हम कब एंटीबायोटिक को स्टॉप करेंगे, और उसमें भी साथ ही साथ क्लिनिकल असेसमेंट। क्या बोला गया है यहाँ पे कि प्रोलैक्टिन
प्लस क्लिनिकल असेसमेंट। ठीक है, ये दोनों चीजें मिलके बताएंगी कि हमें कब स्टॉप करनी है एंटीबायोटिक। लेकिन अगर एंटीबायोटिक स्टार्ट कब करनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप पीसीटी लेवल अगर बोले ज्यादा है उसके बेसिस पे आप स्टार्ट करोगे, तो देखो उसके बेसिस पे वो हम नहीं करेंगे। लेकिन यस, अगर पीसीटी लेवल फॉल हो रहा है तो इट सपोर्ट्स कि हमें स्टॉप करनी है एंटीबायोटिक, बट अकेली वो नहीं बताएगा, उसी के साथ साथ पेशेंट के क्लिनिकल इंप्रूवमेंट्स भी देखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है डायग्नोसिस, कि डायग्नोसिस के ऊपर भी गाइडलाइंस आई हैं। तो हम बोलेंगे पहले क्या था कि बायोमार्कर लेड अप्रोचेस वो एक्सप्लोर की गई थी। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई ब्लड टेस्ट नहीं है कि भाई खाली एक ब्लड टेस्ट कराया और वो बता देगा कि हाँ इस पर्टिकुलर पेशेंट को सेप्सिस है। ना ही कोई ऐसा सिंगल बायोमार्कर है जो बता देगा कि यस इस पेशेंट को सेप्सिस है। तो 2026 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि हमें पेशेंट की क्लिनिकल पिक्चर देखनी है, इन्फेक्शन देखना है, ऑर्गन डिसफंक्शन देखना है और उसी के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन देखना है। ये चीजें बेटर बता पाएंगी रादर देन एनी वन बायोमार्कर। ठीक है, तो क्या है, नो सिंगल टेस्ट रूल्स सेप्सिस इन या फिर आउट। ठीक है, अब उससे अगली गाइडलाइंस आई है किस पे, मैप के टारगेट पे। तो मैप टारगेट पहले क्या था, अडल्ट में 65 mm ऑफ Hg था। हाँ, अभी भी वही है अडल्ट के लिए, लेकिन हमें एज स्पेसिफिक भी अभी गाइडलाइंस आई है कि भाई जिनकी एज है इधर 65 या मोर देन 65 इयर्स ऑफ एज, उन केस में हम मैप का टारगेट रख सकते हैं 60 से 65 mm ऑफ Hg विच इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि जब हम हाई वेसोप्रेसर्स देते थे तो उसकी वजह से जरूरी नहीं है कि वो ओल्डर जो एडल्ट्स हैं उनमें भी बेनिफिशियल हो। इन फैक्ट इट कैन इवन प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट। तो इसीलिए जो यंगर बेसिकली अडल्ट है उनमें हम बोलेंगे कि 65 का हमें मेंटेन करना है। लेकिन अगर जिनकी एज है मोर देन या इक्वल टू 65 ईयर्स, उस केस में हमें मैप जो है 60 से 65 के बीच में मेंटेन करना है। क्लियर है, ताकि उन पेशेंट्स को लो जो है वेसोप्रेसिन का एक्सपोजर मिले। ठीक है, तो अब देखते हैं हम वेसोप्रेसर इनिशिएशन। जब भी हम वेसोप्रेसर इनिशिएट करते हैं तो उसमें हमें वेट नहीं करना है सेंट्रल लाइन का। अर्लियर क्या थी गाइडलाइंस की, सेंट्रल लाइन ही प्रेफर की जाती थी पेशेंट को वेसोप्रेसर्स देने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। बट अभी की जो गाइडलाइंस अपडेट आई है उसमें क्या बोला है, आप पेरिफेरली भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर किसी पेशेंट को सेंट्रल लाइन नहीं है तो हमें वो बीच का टाइम वेस्ट नहीं करना कि जब पेशेंट को सेंट्रल लाइन लग रही है तब तक का। हम इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं पेरिफेरल लाइन से, पेरिफेरल आईवी लाइन एक्सेस लिया, हमने वेसोप्रेसर स्टार्ट किया और फिर उसके बाद हम मीनवाइल ऑब्टेन कर सकते हैं सेंट्रल एक्सेस विद जब भी एप्रोप्रिएट होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो अब अगली गाइडलाइन किस पे है, फ्लूइड रिसासिटेशन पे। फ्लूइड रिसासिटेशन में क्या बोला गया है, पहले क्या था कि 30 ml पर केजी क्रिस्टलॉइड्स देना है। यस, 30 ml पर केजी दे रहे हैं हम, ठीक है, वो हो रहा है अभी, बट वो कब देंगे हम, विद इन द फर्स्ट 3 आवर्स। ठीक है, उसके बाद सेम वो बोलस मिलेगा, बट उसके बाद इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए हर पेशेंट का। 30 ml पर केजी हम बोलेंगे वो डिसअपियर नहीं हुआ है, वो क्रिस्टलाइड आप प्रोवाइड कराओगे फर्स्ट 3 आवर्स के लिए, लेकिन उसके बाद पेशेंट का इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए वॉल्यूम। ठीक है, रिपीटेडली आप रीअसेस करते रहोगे पेशेंट को। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक पेशेंट का वेट है 70 kg, तो क्या आप उसमें ऐसे करोगे 30 × 70 करके, क्या आप उसका फ्लूइड निकाल लिया आपने 2100 ml, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एग्जैक्टली यही जाना है हर पेशेंट में। हर पेशेंट में एग्जैक्टली यही नहीं जाएगा। आप कंसिडर करो हर पेशेंट की अलग अलग चीजें। फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर तो नहीं है, रीनल डिसफंक्शन तो नहीं है, पल्मोनरी एडीमा तो नहीं है, पेशेंट को इनिशियल जो बोलस दिया है उसका रिस्पॉन्स कैसा आया है, ब्लड प्रेशर कितना है, पेरिफेरल परफ्यूजन, यूरिन आउटपुट, उसके लैक्टेट का ट्रेंड कैसा है, कितना कैसे वो जो है डिक्रीज हो रहा है लैक्टेट। तो वो सारी चीजों पर डिपेंड करता है पेशेंट का कितना फ्लूइड देना है। दैट मीन्स कि क्या बोला है कि फ्रीक्वेंटली रीअसेस करना है। ठीक है, उसके बेसिस पे देंगे हम जो है, ऐसा नहीं कि सबको सेम वो दे रहे हैं। नॉट जस्ट कि पेशेंट का लैक्टेट लेवल जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता
तब तक हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब फ्लूइड की बात चली है तो फ्लूइड में एक और चीज बताई गई थी कि पहले ऐसा होता था कि एनएस को फिर भी प्रेफर करते थे, लेकिन अभी जो क्या बोला है, बैलेंस्ड क्रिस्टलॉइड्स देने हैं, और बैलेंस क्रिस्टलॉइड्स में किस पे फोकस किया है, आरएल पे। आरएल प्रोवाइड कराना है या फिर प्लाज्मालाइट प्रोवाइड कराना है। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम किसी पेशेंट को लार्ज अमाउंट ऑफ नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं, अगर हमने नॉर्मल सलाइन दे दिया बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में, तो उसकी वजह से क्या हो सकता था, हाइपरक्लोरीमिया। हाइपरक्लोरीमिया का रिस्क उसमें बढ़ जाता है, इसीलिए एनएस को रिप्लेस करके आरएल को लाया गया है। तो दैट मींस कि नॉर्मल सलाइन हालांकि कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, ऐसे कुछ केसेस होंगे कि यस जिनमें नॉर्मल सलाइन की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जैसे पेशेंट है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाला केस, तो उस केस में हम पेशेंट को नॉर्मल सलाइन देंगे, वहां पे हम आरएल नहीं देंगे उस केस में, क्योंकि हमें क्या है, पेशेंट का सोडियम लेवल एंड ऑस्मोलैरिटी वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम पेशेंट को उस केस में नॉर्मल सलाइन देंगे। तो इसको हटाया नहीं है, लेकिन हम नॉर्मल सलाइन के ऊपर आरएल को प्रेफर कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। क्लियर है? देन बेटा देखो, डायनेमिक फ्लूइड असेसमेंट पे भी एक बात आई है कि ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीटली रिलाई कर ले कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इन सब चीजों पे। गाइडलाइन सजेस्ट कर रही है कि डायनेमिक मेजर्स हो सकते हैं फ्लूइड के रिस्पॉन्सिवनेस के। फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर, सीवीपी, हार्ट रेट पे नहीं, पेशेंट का पैसिव लेग रेज किया, फ्लूइड बोलस दिया, ऑब्जर्व किए हमने पेशेंट के अंदर चेंजेस, स्ट्रोक वॉल्यूम, पल्स और ये सारी चीजें, फिर हम पता लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीपी चेक किया, बीपी कम आया, फिर एक और लीटर दे दिया, फिर बीपी चेक किया, फिर भी कम आ रहा है तो एक और लीटर दे दिया, इससे कार्डियक ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है, और इंप्रूव नहीं होगी कंडीशन। तो इस चीज का ध्यान रखना है। देन लैक्टेट मॉनिटरिंग, लैक्टेट मॉनिटरिंग पे भी गाइडलाइंस आई है। पहले क्या होता था कि सीरियल लैक्टेट हम चेक करते थे 1 by 1, लेकिन अभी क्या बोला है, गाइडेड बाय क्लियरेंस नॉट नॉर्मलाइजेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई लैक्टेट लेवल पेशेंट का 5 था, आपने फ्लूइड दे दिया, फिर कम होके 4 हुआ, फिर से फ्लूइड दे दिया, फिर 3 हुआ, फिर से फ्लूइड दे दिया, कि भाई जब तक लैक्टेट लेवल अगर पेशेंट का 2 नहीं आ जाता तब तक फ्लूइड देते ही रहेंगे। नहीं, इसकी वजह से इनफैक्ट फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, यहां पे पेशेंट का फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। तो जो 2026 की गाइडलाइंस है, उन्होंने क्या बोला है स्पेसिफिकली, इट शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है सिंपली लैक्टेट देख के हम पेशेंट को कंटिन्यू करते रहेंगे फ्लूइड। इससे क्या हो सकता है, पेशेंट एडिमेटस हो सकता है, पेशेंट को एडिमा हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो सकता है, पल्मोनरी कंजेशन हो सकता है ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड। क्लियर? देन नेक्स्ट गाइडलाइंस आई है कैपिलरी रिफिल टाइम पे। पहले कैपिलरी रिफिल टाइम पे उतना एम्फेसिस ही नहीं था, बट न्यूअर रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग कैपिलरी रिफिल टाइम पे भी क्या किया गया है, एम्फेसिस दिया गया है। उसको भी हम चेक करेंगे। अगर कैपिलरी रिफिल टाइम जो है 3 से कम है, इज इक्वल्स टू 3, और इफ इट इज लेस देन 3 तो हम बोलेंगे कि यस पेरिफेरल परफ्यूजन पेशेंट का नॉर्मल है। अगर जो है कैपिलरी रिफिल टाइम बहुत ज्यादा आ रहा है तो पेरिफेरल परफ्यूजन नॉर्मल नहीं है। लेकिन खाली वो अकेला इंडिकेटर नहीं है पेरिफेरल परफ्यूजन को बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि लैक्टेट, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट या फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन इनको रिप्लेस कर दिया, नहीं, वो भी है, बट साथ में ये भी एड ऑन हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए पहले इन्वेजिव प्रेफर किया गया था कि इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, बट अभी रीसेंट गाइडलाइंस में क्या बोला है, इट कैन बी इन्वेजिव और इट कैन बी नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव कैसे भी चेक करो, बोथ आर ओके। यस, आर्टीरियल लाइन जो है पर्टिकुलरली यूजफुल उस केस में होती है जब पेशेंट को इंटरमीडिएट या फिर मैं बोलूं हाई डोज ऑफ वेसोप्रेसर मिल रहे होते हैं, या पेशेंट का जो है मल्टीपल वेसोप्रेसर्स चल रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आर्टीरियल ब्लड सैंपलिंग ली जा रही है, तब तो लगानी ही पड़ेगी लाइन। या फिर पेशेंट का हम जब चेक कर रहे हैं नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर तो वो रिपीटेडली अनरिलायबल आ रहा है, तो उस केस में आर्टीरियल लाइन लगाएंगे। बट आर्टीरियल लाइन हर किसी पेशेंट जिसको सेप्टिक शॉक है उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, पहले ही मिनट से बेसिकली। अब आता है आईसीयू एडमिशन की टाइमिंग्स पे, कि आईसीयू एडमिशन की टाइमिंग्स कितनी होनी चाहिए। देखो, पहले टाइमिंग्स डिफाइंड नहीं थी, बट उन टाइमिंग्स को अभी स्टैंडर्डाइज किया गया, डिफाइन किया गया है कि भाई अगर किसी पेशेंट को सेप्सिस है, सेप्टिक शॉक में गया हुआ है पेशेंट, ईदर सेप्सिस और सेप्टिक शॉक, दोनों केस में 6 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल एडमिशन
हो जाना चाहिए। ऐसे ही उन पेशेंट्स को छोड़ नहीं देना कि वो आईसीयू का वेट करे जा रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा तो हमने पेशेंट को बिठा के रखा है, नहीं, विद इन 6 आवर्स हो जाना चाहिए। अर्ली एस्केलेशन करना है तो अर्ली एस्केलेट कर देंगे सो दैट बेड की प्लानिंग प्रॉपरली हो जाएगी, बिकॉज बेड प्लानिंग ऑल्सो मैटर्स। नेक्स्ट गाइडलाइंस आई है बीटा लैक्टम इन्फ्यूजन पे। क्या बोला था, पहले की गाइडलाइंस थी कि प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्यूजन ही सजेस्टेड किया जाता था बीटा लैक्टम के लिए, ठीक है। बट अभी क्या बोला गया, प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्यूजन आफ्टर लोडिंग डोज स्ट्रांगली सजेस्ट किया गया। पहले की रिकमेंडेशन में भी ये था कि हाँ, हम जब पेशेंट को इन्फ्यूजन दे रहे हैं तो प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्यूजन होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत स्ट्रांगली बोला है कि वो ही देना है। पेशेंट को इनिशियल बोलस डोज दे दी, उसके बाद हम मेंटेनेंस डोज उसको स्लो आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को हमने जो है पेप्रिसिलम एंड टेजोबैक्टम दे रहे हैं, बीटा लैक्टम्स, ठीक है, तो हमने पहले लोडिंग डोज दी उसको, शॉर्ट इंटरवल इन्फ्यूजन की जगह हमने पहले लोडिंग डोज दी जो पहले भी मिलती थी, फिर उसके बाद हम कॉन्टिन्यूस देते। तो अब जो है स्ट्रांगली बोला है कि लोडिंग डोज दो, उसके बाद पेशेंट को कॉन्टिन्यूस मेंटेनेंस इन्फ्यूजन जानी है, ठीक है। देन नेक्स्ट गाइडलाइंस आई है फॉर फ्लूइड आफ्टर रिससिटेशन। रिससिटेशन के बाद की बात क्या बोली गई है कि पहले इस पॉइंट को एड्रेस ही नहीं किया गया था, लेकिन अभी क्या है, एक्टिव फ्लूइड रिमूवल पे फोकस किया गया, क्योंकि इनिशियली हम पेशेंट को बहुत ज्यादा फ्लूइड रिससिटेट कर देते हैं, उससे पेशेंट क्या है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है पेशेंट को। तो इसीलिए एक बार आपने एक्यूट रिससिटेशन दिया, वो एक्यूट रिससिटेशन वाला फेज गया, बाद में पेशेंट का रिससिटेशन फेज में क्या दोगे आप, पेशेंट अभी शॉक में है तो आप एप्रोप्रिएट फ्लूइड भी दोगे, पेशेंट को वैसोप्रेसर्स भी दोगे, बट उसके बाद जब पेशेंट हो गया स्टेबलाइज, हीमोडायनेमिकली वो इंप्रूव करने लगेगा, तो आप स्टॉप करोगे फ्लूइड को, ठीक है। देन आप क्या करोगे, डी रिससिटेशन। दैट मीन्स कि जिन पेशेंट्स में फ्लूइड ओवरलोड हो गया है उन केसेस में आप फ्लूइड को रिमूव करोगे। एक्टिव रिमूवल पे फोकस किया गया है 2026 की गाइडलाइंस में। क्या बोला गया है, कैसे करोगे, पहले डायूरेटिक्स दोगे पेशेंट को, डायूरेटिक्स देने से भी नहीं इंप्रूवमेंट हो रही, वो भी इनएडिक्वेट है, तो उस केस में फिर आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाओगे या फिर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल फ्लूइड रिमूवल कराओगे। क्लियर है। चलो अगली गाइडलाइंस किस पे आई है, ऑक्सीजन टारगेट्स पे। कि ऑक्सीजन टारगेट्स क्या था, पहले लिबरल ऑक्सीजन था कि भाई लिबरल वे में ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करा रहे थे, लेकिन अभी क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड ऑक्सीजन टारगेट होना चाहिए। कैसे हम टाइट्रेट सेट कर रहे हैं, पेशेंट के फैक्टर से, पेशेंट का फैक्टर कितना है उसके बेसिस पे हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन देना है हाइपोक्सीमिया प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन अननेसेसरी हम बोलेंगे हाइपरऑक्सिया भी नहीं करनी हमें ज्यादा ऑक्सीजन देके, इसीलिए प्रॉपर टाइट्रेट सेट करना होता है, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली उसको मैक्सिमाइज कर दिया, नहीं, ठीक है। देन बेटा क्या बोला है, एडजक्टिव थेरेपीज के विटामिन सी पहले क्या था, डिबेटेबल था भाई कि भाई इफेक्टिव है या नहीं है, लेकिन अब बोला गया है ये सारी की सारी चीजें, जैसे हम विटामिन सी देते हैं, आईवी इम्यूनोग्लोबिन हो गया, ब्लड प्योरिफिकेशन, विटामिन डी, प्रोबायोटिक्स, ये सारी की सारी चीजों का जो कॉकटेल बनता था, ये कॉकटेल हटा दिया गया है, क्योंकि देखा गया है कि ये जो कॉकटेल है ये यूजफुल नहीं है, इससे चीजें इंप्रूव नहीं हो रही हैं, इससे सेप्सिस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है एज सच, ठीक है। देन अगली गाइडलाइन है एंटीपायरेटिक्स पे। एंटीपायरेटिक्स हम देते थे टू इंप्रूव द आउटकम, क्या, एंटीपायरेटिक आउटकम इंप्रूव करने के लिए, लेकिन 2026 की जो गाइडलाइंस है वो है इस चीज के अगेंस्ट, फॉर आउटकम इंप्रूवमेंट। यस, हम उनको दे सकते हैं, पेशेंट को पेन है, डिस्कंफर्ट है, सिम्टम्स है कंट्रोल करने के लिए, या कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन है, लेकिन स्पेसिफिकली हम ये नहीं बोलेंगे कि पेशेंट को हम एंटीपायरेटिक्स दे रहे हैं जिससे सेप्सिस में इंप्रूवमेंट आ रही है, स्टिल वैलिड है पेन या फिर अदर सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। देन है प्री हॉस्पिटल केयर। पहले प्री हॉस्पिटल केयर को एड्रेस नहीं किया गया था, अब प्री हॉस्पिटल केयर को एड्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को, कोई पेशेंट सेप्सिस में जा रहा है और उस पेशेंट को हम बोल रहे हैं बहुत ही इल है पेशेंट, उसको हम लेके आ रहे हैं ईदर एम्बुलेंस से या फ्लाइट से, और उस चीज को क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबली या तो सेप्सिस है या डेफिनेटिव सेप्सिस है, या पेशेंट हाइपोटेंशन में है, हाइपोवोलीमिया में है, या सेप्टिक शॉक में है, और पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचने में टाइम लग रहा है मोर देन 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस केस में क्या करना है, स्क्रीनिंग कर लेनी है इन द एम्बुलेंस एंड फ्लाइट इटसेल्फ।
ठीक है, तभी के तभी हम स्क्रीनिंग कर लेंगे, क्योंकि देखो अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक स्टार्ट करने में 1 घंटे से ज्यादा हो रहा है और सेप्सिस और सेप्टिक शॉक में है, तो हम पेशेंट को हॉस्पिटल डोर पर पहुंचे उससे पहले ही हम अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग प्रोसेस वहां पे स्टार्ट कर देंगे पेशेंट का। ठीक है, देन उससे अगली गाइडलाइन से पोस्ट डिस्चार्ज केयर पे। पोस्ट डिस्चार्ज केयर पे बहुत ही लिमिटेड कुछ किया जाता था पहले, लेकिन अभी इस चीज पे बहुत ही फोकस किया गया है, क्योंकि कोई भी अगर पेशेंट है जो सेप्सिस में था और उससे सरवाइव किया है, तो उससे देखो फिजिकल प्रॉब्लम भी होगी पेशेंट को, फॉर एग्जांपल वीकनेस, रिड्यूस एक्सरसाइज कैपेसिटी, डिफिकल्टी हो रही है उसको डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने में, तो ये फिजिकल प्रॉब्लम्स हो गई। ऐसे ही पेशेंट को कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स भी हो रही है, इंपेयर्ड मेमोरी हो रही है पेशेंट की, कॉग्निटिव डिसफंक्शंस हैं, एंड पेशेंट को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी है, एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम्स वगैरह, ये सारी की सारी चीजें। तो इसीलिए 2026 की गाइडलाइंस ने सजेस्ट किया है कि पेशेंट को पोस्ट क्रिटिकल इलनेस फॉलोअप भी प्रोवाइड कराना है, फिजिकल रिहैबिलिटेशन भी प्रोवाइड कराना है, मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना है, मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन पे भी फोकस करना है हमें यहाँ पे पेशेंट पे। ठीक है, स्पेसिफिकली जो पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे थे फॉर मोर देन 48 आवर्स, उन पेशेंट में फिजिकल रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी है आफ्टर डिस्चार्ज। ठीक है, और क्या बोला है, मेडिकेशन रिकॉन्सिलिएशन, दैट मीन्स कि जब पेशेंट आईसीयू में था, वहां से वार्ड में गया, फिर वहां से डिस्चार्ज हुआ, उस टाइम पीरियड में बहुत सारी मेडिकेशन चेंज होती है, नई मेडिकेशन ऐड ऑन हुई है, कुछ मेडिकेशन डिसकंटिन्यू हुई है, डोजेज ऑल्टर वगैरह तो नहीं की है पेशेंट ने। ये सारी चीजें देख के हमें प्रिवेंट करना है एरर्स को, और फैमिली को भी एजुकेट करना है इस चीज के रिगार्डिंग कि क्या हुआ था पूरा ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन, सेप्सिस का डायग्नोसिस के बारे में, ट्रीटमेंट्स क्या क्या रिसीव की है, पॉसिबल पोस्ट सेप्सिस इंपेयरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, और रिकवरी के टाइम पे क्या एक्सपेक्ट करना है। उन सब चीजों को हमें वर्बली एज वेल एज रिटन डिस्चार्ज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, किसको, पेशेंट को। क्लियर है? तो अब देखते हैं, ये सारी अपडेट्स थी, हमने कवर कर ली एक एक करके सारी अपडेट्स। अब हमें ये देखना है कि ये अपडेट्स क्यों आई हैं भाई, कि वाई दी अपडेट, क्यों जरूरत थी हमें अपडेट की। क्योंकि देखो 5 साल से न्यू ट्रायल चल रहे थे 2021 से लेके, तो उन ट्रायल्स के बेसिस पे अभी आई हैं 129 स्टेटमेंट को जो है इन टॉपिक्स को एड्रेस किया गया, जिसमें से 46 ऐसे स्टेटमेंट है जो न्यू है, जो 2021 वाले एडिशन में नहीं कवर की गई थी, उनको अभी एड्रेस किया गया है। ठीक है, देन क्या है, रिजिड 1 आवर जो एंटीबायोटिक टारगेट्स थे कि एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी का उससे ओवर यूज हो रहा था, तो इसीलिए अभी हमें पेशेंट को देख के, ऐसा नहीं है कि जो भी पेशेंट है सेप्सिस का, सबको ही हमें एंटीबायोटिक्स देनी ही देनी है और इतने टाइम पीरियड में ही देनी है। ठीक है, इसीलिए ही जरूरी था। प्लस रिपीटेड मेटा एनालिसिस किया गया, उसमें दिखाया गया कि क्यू सोफा है वो मिस करता था मोर देन हाफ ऑफ द पेशेंट जिनकी डेथ हो जाती थी, उनको मिस कर देता था, तो इसीलिए हमने नया स्क्रीनिंग टूल निकाला है। अब हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, क्यू सोफा स्केल हम क्यों नहीं अब यूज कर रहे, मतलब यूज तो कर रहे हैं, खाली अकेला वो क्यों रिलायबल नहीं है, उसके अलावा हमने और मल्टीपल स्केल्स क्यों यूज किए हैं, उन सब चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे बाकी की अपडेट्स को कवर करने के बाद। ठीक है, recognition that survival is not the end point। 30 to 40% ऑफ द सर्वाइवर हैं, उनको फिजिकल, कॉग्निटिव या इमोशनल इंपेयरमेंट्स होती है, इसीलिए फॉलोअप भी जरूरी है, इसीलिए नई गाइडलाइंस में फॉलोअप को ऐड करना जरूरी था। तो इन सब चीजों की वजह से, इन सब चीजों को ऐड करवाने के लिए, रिप्लेस करवाने के लिए न्यू गाइडलाइंस बनाई गई हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मैं समरी बोलूं तो ओवरऑल जितना अभी तक हमने ये कवर किया है, इसमें क्या बोला गया है कि स्क्रीनिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्यू सोफा स्केल नहीं, ये सारे के सारे स्केल्स होने चाहिए जो अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। प्लस एंटीबायोटिक को 1 ही घंटे के अंदर अंदर सिर्फ सेप्टिक शॉक में देंगे, और अगर पेशेंट को सिर्फ सेप्सिस है, सेप्टिक शॉक नहीं है, तो हम विद इन 3 आवर्स दे सकते हैं, और अगर पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन है और कुछ नहीं है, तो वी कैन डिफर, मतलब वी कैन वेट ऑल्सो फॉर दैट। मैप टारगेट जो है 65 mm ऑफ HG रहेगा, अभी भी रहेगा सब में, अडल्ट में, लेकिन जो ओल्ड एज है उनमें हम जो है 60 से 65 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, देन वेसोप्रेसर्स जो है पेरिफेरल लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, पहले वी प्रेफर की सेंट्रल लाइन से ही करते थे, तो उस केस में वेटिंग टाइम बहुत बढ़ जाता, तो तब तक कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाती थी। अब बोला गया है एक और कि एटलीस्ट 30 ml पर kg क्रिस्टलॉइड्स पहले 3 घंटे में दोगे,
सबको दे रहे हो, उसके बाद सबका इंडिविजुअलाइज्ड प्लान होना चाहिए। और हमें कैसे क्या क्या चीजें देखनी है, लैक्टेट क्लियरेंस देखना है, कैपिलरी रिफिल देखनी है। सिर्फ और सिर्फ खाली लैक्टेट नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे हम फ्लूइड नहीं देते रहेंगे कि जब तक लैक्टेट नॉर्मल नहीं हो जाता फ्लूइड देते ही रहो देते ही रहो, उससे फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकता था। ठीक है, देन प्रोलॉन्ग्ड बीटा लैक्टम इन्फ्यूजन को यूज किया गया है आफ्टर द लोडिंग डोज। पहले प्रेफर्ड था बट अभी जो है स्ट्रांगली इस चीज को सजेस्ट किया है, इस पे एम्फोसाइज किया है कि ये करना ही करना है। उसके बाद एक्टिव फ्लूइड रिमूवल वंस द एक्यूट रिससिटेशन फेज वाज ओवर, देन आईसीयू एडमिशन कराना है विद इन 6 आवर्स। पहले एज सच कोई प्री डिफाइंड टाइम नहीं था कि भाई इतने टाइम में ही आईसीयू एडमिशन होना चाहिए। और बोला गया है कि ये जो भी कॉकटेल्स थी अब इनकी जरूरत नहीं है, ये जो है उतनी इफेक्टिव नहीं है। पहले भी इनफ स्टडीज नहीं थी जो सपोर्ट कर रही थी, बट अभी इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। और पोस्ट डिस्चार्ज केयर पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि पोस्ट डिस्चार्ज केयर तो प्रोवाइड करानी करानी, एजुकेशन, रिहैबिलिटेशन और मेंटल हेल्थ सपोर्ट, ये सब चीजें। ठीक है, देन आता है कि नर्सिंग और क्लिनिकल रेलिवेंस। नर्सिंग फील्ड में और क्लिनिकली जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें इन गाइडलाइंस का क्या रेलेवेंस है। दैट मीन्स कि नर्सेस को किन चीजों को याद रखना है, किन चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो होती है स्क्रीनिंग स्टेप कि आपको स्क्रीनिंग करनी है, तो इसीलिए उन टूल्स का ध्यान रखना है, वो पता होना चाहिए आपको। देन सेप्टिक शॉक में है पेशेंट, तो हमें एंटीबायोटिक्स को डिले नहीं करना है, कल्चर लेके कल्चर की रिपोर्ट है फिर स्टार्ट करें, नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम पहले पेशेंट का कल्चर ले लेंगे फिर तुरंत हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे। पहले एम्पेरिक एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दो ना, एम्पेरिकल वाली की भाई जो देनी है हर पेशेंट को, बाद में जो कल्चर की रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म की जो सेंसिटिव है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ आई है उसके अकॉर्डिंग फिर आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हो। बट इनिशियली तुरंत आपने ब्लड कल्चर लिया और एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दोगे पेशेंट की, यू विल नॉट वेट फॉर दैट। ठीक है, एपिन और जो नॉर एपिनेफ्रिन है उसको पेरिफेरली भी स्टार्ट कर सकते हो, बट एवरी 30 मिनट्स में आपको देखना है एक्स्ट्रा वेसेशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप पेरिफेरल लाइन से दे रहे हो फ्लूइड, मतलब नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, देन कैपिलरी रिफिल टाइम भी नर्सिंग ऑब्जर्वेशन है, इसके लिए किसी तरह के कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ और प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है, सिंपली बेड साइड जाके आप चेक कर सकते हो। देन स्टॉप चेजिंग अ नॉर्मल लैक्टेट विद फ्लूइड। ठीक है, रिपोर्ट करो ट्रेंड को, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वैल्यू के बेसिस पे आप कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। देन आफ्टर द एक्यूट फेज आपको क्या करना है, डेली वेट चेक करने हैं, क्यूमुलेटिव फ्लूइड बैलेंस मैटर करता है, एक्टिव फ्लूइड रिमूवल अब क्या है, रिकमेंडेशन है। पहले आप डायूरेटिक्स दोगे, फिर उसके बाद नहीं ठीक होता तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन करोगे। ठीक है, देन डिस्चार्ज इज नॉट द एंड। डिस्चार्ज खत्म होने पे स्टोरी खत्म नहीं होती, यहाँ पे अभी आगे और भी केयर प्रोवाइड करानी है पेशेंट को। पेशेंट को जो है पोस्ट सेप्सिस सिंड्रोम के रिगार्डिंग एजुकेशन देनी है, मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन करना है, एंड फॉलो अप जो है उसके लिए भी पेशेंट को बताना है कि रेगुलरली आपको टाइमली फॉलोअप कराते रहना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो हमने स्केल्स के बारे में पढ़ा, क्यू सोफा स्केल, अकेले की जगह हम और बहुत सारे स्केल्स को प्रेफर करेंगे जिसके बेसिस पे हम चीजें बता रहे हैं। ठीक है, तो उसको अभी डिस्कस करते हैं साइड बाय साइड। अब देखना है कि इसमें सोफा स्केल में क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहली बात, रोल ऑफ क्यू सोफा कि बेड साइड सेप्सिस स्क्रीनिंग टूल है ये आउटसाइड द आईसीयू, लेकिन करंट अपडेट कहती है कि ये एक अकेला स्क्रीनिंग टूल नहीं है जिससे हम प्रोग्नोसिस बोले कि भाई बहुत अच्छा हो जाएगा, हमें और भी स्केल्स यूज करने हैं। ठीक है, देन स्ट्रेंथ ऑफ गाइडेंस। स्ट्रेंथ ऑफ गाइडेंस अगर हम देखें तो बेसिकली 2021 में क्या बोला गया था, सजेस्ट किया गया था अगेंस्ट, मतलब कंडीशनल। बेसिकली अगर मैं बोलूं सजेस्ट अगेंस्ट मतलब कि वी रिकमेंड कि आपको जनरली ये अकेला यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन इस रिकमेंडेशन के लिए बहुत ही स्ट्रांगली कुछ नहीं बोला गया था। बट अभी की जो गाइडलाइंस है वो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आई है फॉर यूजिंग दिस न्यूज टू एंड म्यूज और SIRS ओवर अकेला क्यू सोफा। ठीक है, दैट मीन्स कि पहले क्या था, कंडीशनल था, अभी स्ट्रांगली इस चीज को रिकमेंड किया गया है कि ये यूज करना ही करना है। उसके बाद सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। देखो अगर हम देखें तो बेसिकली सेंसिटिविटी क्या थी,
एडिक्वेट थी, एज्यूम की गई थी, एडिक्वेट थी, लेकिन देखा गया सेंसिटिव अगर जो है 0.46 सिर्फ सेंसिटिविटी है। इसका मतलब क्या है बेटा कि सिर्फ 46 ऐसे परसेंट केसेस होंगे जिनको हम आइडेंटिफाई कर लेते। दैट मींस कि मोर देन 50% केसेस अनआइडेंटिफाइड रहते थे। 46 अगर मैं यहां बोल रही हूं तो बेसिकली 54% ऐसे भी केसेस थे जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते थे और इस वजह से उन पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती थी। आउट ऑफ 100 54 सोचो मिस हो गए, तो बहुत बड़ा नंबर है ये। तो इस वजह से ये क्या था, डेंजरस हो गया था फॉर स्क्रीनिंग। तो इसीलिए अभी बोला गया कि कलेक्टिवली ये सारे स्क्रीनिंग टूल्स यूज करने हैं एंड देन इन सब स्क्रीनिंग टूल्स को देख के कलेक्टिवली डिसाइड करना है कि पेशेंट सेप्सिस में है या नहीं है। ठीक है, अब हम बोले स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिसिटी की वैल्यूज तो ज्यादा थी कि जैसे 0.82 थी, लेकिन हमें स्पेसिफिक से ज्यादा सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। उसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं जिन पेशेंट का आउटकम या कंडीशंस हमें अगर मैं बोलूं नहीं पता कि कैसा आउटकम है, कंडीशन है, तो हम कैसे करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे चीजों को। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमें सारे स्केल्स को ही यूज करना है। अब ओवरऑल अगर एक्यूरेसी की देखें तो कंसिडर्ड द बेटर टूल, पहले इसको बेटर टूल कंसिडर किया गया था, लेकिन अभी क्या बोला गया है, बेस्ट ओवरऑल प्रोग्नोस्टिक एक्यूरेसी हमें देखनी है। तो वो क्या करता है, ये जो अभी कि जो जितने जितने स्केल्स यूज किए हैं वो बहुत गुड है एट प्रिडिक्टिंग डेथ एंड पुअर एट फाइंडिंग केसेस। समझ गए कि जो ये स्केल है ये क्या था कि भाई जो ये पहले वाला स्केल था कि यस डेथ प्रिडिक्ट करने के लिए ठीक है ये स्केल, लेकिन केसेस को फाइंड करने के लिए ठीक नहीं है। क्यू सोफा स्केल की जो हम बात कर रहे हैं कि प्रिडिक्ट करने के लिए ठीक है, डेथ अगर प्रिडिक्ट कर, लेकिन केसेस नहीं फाइंड कर पा रहा, तो हमारी प्रायोरिटी तो पहले केसेस को फाइंड करना है, वो हमारी ज्यादा प्रायोरिटी है। ठीक है, तो जो अब जो 3 क्राइटेरिया की अगर हम बात करें इस क्यू सोफा स्केल में, रेस्पिरेटरी रेट था एंड ऑल्टर्ड मेंटेशन प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो चेंज नहीं हुआ है, सेम है, वही तीनों चीजें सेम रहेंगी। क्राइटेरिया वाज अनचेंज्ड और स्केल्स ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि अडल्ट सेप्सिस डेफिनेशन। तो अडल्ट सेप्सिस डेफिनेशन भी जो थी 2016 वाली वही रहेगी कि सोफा अगर 2 या 2 से ज्यादा होता है तो वो डेफिनेशन अनचेंज की गई है। उसमें कोई ऐसा नहीं कह रहे सेप्सिस 3 आया था 2016 में, ये नहीं कह रहे 16 के बाद 21, 21 के बाद अभी 26 में जो गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग सेप्सिस ही बदल गया है, सेप्सिस 4 हो गया। नहीं, सेप्सिस की डेफिनेशन बिल्कुल वैसी ही है, कोई चेंज नहीं हुई है। सेप्टिक शॉक की डेफिनेशन भी सेम है कि वेसोप्रेसिस पे है फॉर मैप मोर देन 65 मेंटेन करने के लिए वेसोप्रेसिस देने पड़ेंगे, प्लस उसका लैक्टेट लेवल है मोर देन 2, तो हम बोलते थे पेशेंट सेप्टिक शॉक में है। वो डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, अभी भी कोई चेंज नहीं। दैट मींस कि वैसे डॉक्यूमेंटेशन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब स्टेटस ऑफ SIRS की अगर हम बात करें तो इट ड्रॉप्ड फ्रॉम 2016 डेफिनेशन। 2016 में जो सेप्सिस की डेफिनेशन आई थी उसमें से SIRS को हमने रिमूव कर दिया था, लेकिन अभी क्या किया है, दोबारा से उसको ऐड किया है इन दी स्क्रीनिंग टूल। क्लियर, स्क्रीनिंग टूल में अभी उसको वापस लेके आए हैं, उसको वापस हमने क्या है ऐड किया है। अब पीडियाट्रिक डेफिनेशन, जो पीडियाट्रिक डेफिनेशन थी 2015 के अकॉर्डिंग वो क्या थी, SIRS बेस्ड क्राइटेरिया थी। अभी क्या है, फियोनिक सेप्सिस क्राइटेरिया जो 2024 वाला है उसके बेसिस पे आई है। ठीक है, पीडियाट्रिक गाइडलाइंस के बारे में, ये वाली गाइडलाइंस हमने अडॉप्ट की है 2024 वाली। ठीक है, व्हाट टू यूज इंस्टेड, मतलब कि क्यू सोफा अगर खाली ये अकेला नहीं यूज करें तो क्या यूज करें। पहले की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो क्यू सोफा को यूज किया गया था ओवर SIRS, लेकिन अभी क्या बोला गया है, ये सारे स्केल्स यूज करने हैं। ठीक है, नाउ वेयर ईच अप्लाइज, कहां पे ये सारे स्केल्स अप्लाई होते हैं। अगर क्यू सोफा हम बोले वार्ड्स में एंड ICUs में होते थे, लेकिन ये बाकी के स्केल्स में अगर देखें न्यूज 2 और म्यूज वार्ड में और ICU में रहेगा फुल सोफा स्केल। ठीक है, डू नॉट यूज क्यू सोफा वेयर सोफा इज अवेलेबल, सोफा स्केल जहां अवेलेबल है वहां क्यू सोफा की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि ये डेफिनेशन क्यों आई। अब आपको पता होना चाहिए भाई कि ये अपडेट क्यों आई है। तो बेसिकली जो क्यू सोफा था वो कभी भी एक्चुअली वो कभी भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए नहीं यूज किया गया था। जब सेप्सिस 3 के अंडर भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसको बोला गया था कि इसको हम कंसिडर करते हैं फॉर ऑर्गन डिसफंक्शन
आउटसाइड द आईसीयू, लेकिन बहुत मतलब बोलूंगी वाइड स्प्रेड सब जगह पे इसको यूज किया गया एज अ फ्रंट लाइन स्क्रीनिंग टूल, जबकि जो ऑथर थे उन्होंने ये चीज प्रपोज भी नहीं की थी, बट फिर भी वाइड स्प्रेड सब लोग ही यूज करने लग गए। तो ऐसा लगा कि यही वो स्केल है जो ये चीजें बताता है, बट वो स्केल एक्चुअली इस चीज के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। जिन्होंने, जो ऑथर है, उन्होंने वो चीज प्रपोज ही नहीं की थी, वो चीज गलत वे में ली गई, ठीक है। देन बहुत सारे लार्ज मेटा एनालिसिस करे, रिपीटेड लार्ज मेटा एनालिसिस जो है उनको देखा गया, तो सेंसिटिविटी आई 0.46 और इतनी, ठीक है। तो टूल जो है मिस कर रहा था रफली हाफ ऑफ द पेशेंट को वो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा था, इसीलिए मॉडिफिकेशन की जरूरत थी जो 2026 में आया है, ठीक है। अर्ली वार्निंग स्कोर्स जो है एडेड किए गए थे ऑन एवरी ऑब्जर्वेशन चार्ट, ठीक है, ऑलरेडी रिपीटेड। जैसे बेसिकली ये जो चीजें बता रहा है वो ऑलरेडी हर जगह लिखे हुए पेशेंट के ऑब्जर्वेशन चार्ट पे, तो उनको बार बार रिपीट करने से फायदा नहीं है। इससे बेटर है कि ऑल्टरनेट कुछ चीजें ढूंढे जो और एक्स्ट्रा चीजें हमें बता पाए, ठीक है बेटा। तो इस करंट अपडेट की अगर मैं बोलूं पूरी समरी ओवरऑल क्या थी, तो इसकी समरी यही थी कि इसका जो क्राइटेरिया है वो चेंज नहीं हुआ है, वही तीनों चीजें हम जो है यहाँ पे असेस करेंगे। इस क्राइटेरिया में सेप्सिस 3 की जो डेफिनेशन थी वो भी सेम है, वो भी चेंज नहीं हुई है कि भाई सोफा राइज 2 या 2 से ज्यादा हो विद ऑर्गन डिसफंक्शन, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो क्या बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन बनाई है कि बाकी के इन स्केल्स को भी यूज करो। सो क्यू सोफा वैलिड है प्रोग्नोस्टिक प्रॉम्प्ट में इन पेशेंट्स जो ऑलरेडी जिनको इन्फेक्शन सस्पेक्ट किया गया है, ठीक है। सेंसिटिविटी इतनी थी, स्पेसिफिसिटी इतनी थी, तो रॉन्ग ट्रेड ऑफ यूज करते थे हम फॉर स्क्रीनिंग। SIRS को पहले ड्रॉप किया गया था 2016 के डेफिनेशन में से, अब 26 में उसको स्क्रीनिंग टूल में दोबारा से ऐड कर दिया। 16 के बाद जो 21 की गाइडलाइंस आई थी उसमें SIRS टूल को ड्रॉप कर दिया था, लेकिन अभी जो 24 में जो आई है उसमें वापस यहां से उठा के स्केल को एज अ स्क्रीनिंग टूल ऐड किया गया है कि यस उसकी रेलिवेंस है तो उसको ऐड करेंगे, ठीक है। पीडियाट्रिक्स ने क्या किया, मूव किया है टू दी क्या बोला है फोनिक्स सेप्सिस क्राइटेरिया 2024 में, और रिप्लेस किया है 2005 वाले क्राइटेरिया बेस्ड जो डेफिनेशन थी उस चीज को, ठीक है। अब कोई भी यहाँ पे एक चीज याद रखना, सेप्सिस 4 नहीं आया है। जो 2026 में जितनी भी पब्लिकेशन जो ये आई है इस वो क्या है, गाइडेंस के लिए है, ना कि कोई नई डेफिनेशन बनाने के लिए, ठीक है बेटा। तो अब इस चीज का नर्सिंग में या क्लिनिकल में क्या रेलिवेंस है, बेसिकली नर्सेस को यहाँ पे क्या चीज याद रखनी है, तो यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो क्यू सोफा और ऑफ 0 या 1 वो रीअश्योरेंस का काम नहीं करेंगे, ठीक है। और क्यू सोफा क्या है, हैज टेम्परेचर नहीं होता, ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं होता, कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पता चल पाती इससे, इसीलिए इट कैन नॉट रिप्लेस अ फुल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्यू सोफा के बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ चीजों को ये मिस आउट करता है, जैसे ना ही ऑक्सीजन सैचुरेशन पता लगती, ना ही रिक्वायरमेंट पता लगती, ठीक है। तो इसीलिए बाकी चीजों की भी जरूरत है। और हमें कभी भी 2 क्राइटेरिया का वेट नहीं करना भाई हेल्प बुलाने के लिए, हमें सीधा ही जब हमें अर्लिंग वार्निंग स्कोर्स दिख रहे हैं तो हम जो है एस्केलेट कर देंगे सिचुएशन को तभी के तभी, ठीक है। अप्लाई करना है इसको जब इन्फेक्शन ऑलरेडी सस्पेक्ट किया गया है तब, एंड आउटसाइड दैट इट हैज नो वैलिडेटेड मीनिंग, ठीक है। आईसीयू में यूज करना है फुल सोफा स्कोर, क्यू सोफा कुछ और एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं करता, तो जहां पे सोफा स्कोर अवेलेबल है वहां आप सोफा स्कोर लगाओगे, ठीक है। केस एग्जांपल यहां पे सेम बताया गया हुआ है कि 72 ईयर ओल्ड पेशेंट है, निमोनिया का रेस्पिरेटरी रेट 20 है और उसका जो है पेशेंट अलर्ट है और बीपी भी इसका इतना है, तो क्यू सोफा स्कोर इस केस में तो 0 आएगा ना। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि सच में पेशेंट जो है रिस्क पे नहीं है, तो इसीलिए जो न्यूज 2 है वो 6 है, क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड टेम्परेचर इन ये सब है पेशेंट को, तो इसीलिए इस पेशेंट को अर्जेंट रिव्यू की जरूरत है। जबकि हम जब सिर्फ क्यू सोफा स्केल चेक किया हमने तो उसके अकॉर्डिंग तो स्कोर 0 था कि पेशेंट ठीक है, लेकिन हमने दूसरा स्केल लगाया तो हमें लगा कि पेशेंट को अर्जेंट रिव्यू की जरूरत है। यहाँ पे समझ रहे हो प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे एड ऑन किया बाकी सारे स्केल्स को, ठीक है बेटा। तो यही कॉमन जो कंफ्यूजन है
इसको आपको मिस नहीं करना है कि क्या है क्यू सोफा, क्या है सोफा, क्या है SIRS। बेटा आइटम्स वही रहेंगे, क्यू सोफा में 3 हैं, सोफा में 6 हैं और SIRS में 4 ही हैं। ठीक है, कब मेजर करते हैं क्यू सोफा को? वंस जब सस्पिशियस लगेगा, सोफा को मतलब सीरियली हम कर रहे हैं बार बार रिपीटेडली, और इसको प्रेजेंटेशन के टाइम पे एंड इसको भी रिपीट कर रहे हैं। क्यू सोफा हम कौन सी सेटिंग में कर रहे हैं? वार्ड में कर रहे हैं। सोफा हम ICU में करेंगे। SIRS को हम वार्ड प्लस ICU दोनों जगह पर कर सकते हैं यूज। ठीक है, सेप्सिस को क्या कहते हैं? क्या ये सेप्सिस को डिफाइन करता है? ये स्केल नहीं करता। सोफा स्केल यस करता है अगर 2 से ज्यादा बढ़ा हुआ है, साथ में ऑर्गन फेलियर भी तो हम बोलते हैं ना कि सेप्सिस है। और क्या SIRS? नहीं, ये भी नहीं बताता। इसको 2016 में ही डेफिनेशन से हटा दिया गया था। डेफिनेशन में इसको नहीं ऐड किया गया है अभी भी, इसको क्या है स्क्रीनिंग टूल में ऐड किया गया है। ठीक है, क्या यहां पे ब्लड टेस्ट की जरूरत होती है? इस स्केल में नहीं होती, सोफा में होती है, और यस SIRS में भी होती है। WBC लेवल हम चेक करते हैं पेशेंट का। ठीक है, तो 2026 में स्क्रीनिंग रोल जो है नॉट रिकमेंडेड, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्क्रीनिंग टूल, बट SIRS इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ओवरऑल समरी क्या रहेगी क्लास की? जितनी भी हमने पढ़ा अब तक, पूरे सेप्सिस की अपडेट प्लस क्यू सोफा स्केल के बारे में और जो स्केल एडिशन किए, तो ओवरऑल बेसिकली क्या कहना चाहा कि हमें क्या है रिकॉग्नाइज करनी है, जो भी कंडीशन है पेशेंट की अर्ली रिकॉग्नाइज करनी है, और उसके बाद अर्ली एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है पेशेंट को, ICU केयर प्रोवाइड करानी है पेशेंट को, और उसी के साथ साथ डी रिसासिटेट भी करना है। ठीक है, रिसासिटेट तो कर दिया हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट में, ICU केयर भी दे दी, उसके बाद पेशेंट को डी रिसासिटेट भी करना है क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है उस केस में। उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज, एंड यहां पे कहानी खत्म नहीं होती, डिस्चार्ज के बाद हमें रिकवरी तक। ठीक है, रिकवरी तक बेसिकली पेशेंट के फॉलोअप तक यहां पे पेशेंट का ध्यान रखना है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारा टेक होम मैसेज क्या रहेगा कि अर्ली स्क्रीनिंग करनी है, सारे टूल्स को यूज करने के बाद स्मार्टली पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है, एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है विद इन 1 आवर अगर पेशेंट सेप्टिक शॉक में है तो, और सिर्फ सेप्सिस है तो हम विद इन 3 आवर्स करा सकते हैं, और अगर पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इन्फेक्शन है तो हम अभी वेट कर सकते हैं। और एक और चीज कि कभी भी हार्म नहीं करना है पेशेंट को, सिर्फ और सिर्फ हमें लैक्टेट को चेज नहीं करना है नॉर्मलाइजेशन करने के लिए फ्लूइड्स का, हमें रूटीनली विटामिन C और इम्यूनोग्लोबुलिन्स IV ये सारे के सारे कॉकटेल नहीं प्रोवाइड कराना है बेटा। हमें सर्वाइवल से आगे की चीज सोचनी है। दैट मीन्स कि थिंक बियॉन्ड सर्वाइवल। डी रिससिटेट करोगे, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कराओगे, मेंटल हेल्थ एंड पोस्ट डिस्चार्ज केयर प्रोवाइड कराओगे। आई होप आपको सारी अपडेट क्लियर हो गई होंगी और साथ ही साथ दिमाग में छप भी गई होंगी। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम क्रैक करना और नाम रोशन करना। चलो, थैंक यू।